सभी लोगों का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज आइए हम पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स। बेहद महत्वपूर्ण है और इसके फैक्ट भी आप लोग साथ साथ लिखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए और करंट अफेयर्स के साथ इसके जो स्टैटिक जीके होंगे उसको भी लिखिए। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, राज्य, स्टेट के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन आएंगे जो उनके बारे में मैं बताऊंगा और उसको लिख लीजिएगा। धीरे धीरे करके आपके बहुत सारे जनरल अवेयरनेस जो है इंप्रूव हो जाएंगे। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं वर्षगांठ पर उनकी 30 मीटर प्रतिमा का अनावरण किया गया। 30 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसने किया? ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले करंट अफेयर्स में मैंने इसके बारे में करवाया था कि अल्लूरी सीताराम राजू है ना, जो यह कहाँ किया गया है? ये किया गया आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में उद्घाटन किया गया है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। क्या अल्लूरी सीताराम राजू एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनकी 125वीं वर्षगांठ पर क्या किया गया है? इनकी 30 मीटर ऊंची प्रतिमा, यहां पे लिखा हुआ है 30 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना। अब देखो, ये आंध्र प्रदेश के भीमावरम में हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू स्वतंत्रता सेनानी है। क्या किया थे इन्होंने? इनका जन्म हुआ था 1897 में और 1922 में क्या था? 1922 ईस्वी में इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। रंपा विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था। क्या था ये? रंपा विद्रोह, यह याद रखेंगे। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ, नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू ने। और ये कहां चला था? आंध्र प्रदेश में। इसको कहता है आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट क्षेत्रों में, पूर्वी घाट के क्षेत्रों में यह चलाया था इन्होंने। तो ये बात आपको याद रखना है, पूर्वी घाट के क्षेत्रों में है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में ध्यान रखिए। और भी जो है स्टेचू है उसके बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग। हैदराबाद में जो स्टेचू है वो किसके स्टेचू? 216 मीटर है। रामानुजाचार्य की जो है पंच धातु की मूर्ति वहां करी गई है 216 फीट की। और ये कितने फीट की है? सॉरी, ये 30 फीट नहीं है, 30 मीटर नहीं है, 30 फीट है ना। ये 30 फीट है, मीटर नहीं। 30 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, मीटर नहीं है। और इसके साथ आप देखेंगे जो है स्टेचू ऑफ वननेस का भी मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। वननेस का ये किसकी मूर्ति है? शंकराचार्य की। ये शंकराचार्य की स्टेचू है, स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। अष्ट धातु की बनेगी, यह बनेगी, ये भी याद रखना है। जबकि हैदराबाद की स्टेचू ऑफ इक्वालिटी जो है, जो किसका है? रामानुजाचार्य का है, वो पंच धातु से बना हुआ है। तो देखिए यहां पर हो गया स्टेचू ऑफ वननेस 108 फीट का, शंकराचार्य की मूर्ति। अल्लूरी सीताराम राजू का 30 फीट ऊंची वाली आंध्र प्रदेश में है ना। उसके अलावा जो है ना स्टेचू ऑफ नॉलेज 70 फीट ऊंची मूर्ति लातूर में बनाया गया है, महाराष्ट्र में। वो अंबेडकर की मूर्ति है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है इस तरह से। हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? मलेशिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन ने यह खिताब जीता है। कौन सा? 2022 में जो हुआ है मलेशिया ओपन पुरुष एकल का खिताब। ये एक टेनिस खिताब है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। इसके बारे में और जानते हैं हम लोग। ये 28 से 3 जुलाई के बीच हुई थी है ना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ये किसका प्रतियोगिता है? ये बात ध्यान रखेंगे, ये बैडमिंटन का है, टेनिस का नहीं है, बैडमिंटन का है। यह बैडमिंटन का प्रतियोगिता है। कहां हुआ था? मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी कहां है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजन
आयोजन के बारे में याद रखेंगे। आयोजन हुआ राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ था, यह ध्यान रखेंगे। पेट्रोनास मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब है ना 2022, इसमें जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। किसको हराया? केंटो मोमोटा को। इन्होंने हराया, किसे हराया? केंटो मोमोटा। केंटो मोमोटा कहां के हैं? ये जापान के हैं। तो विक्टर एक्सेल्सन ने केंटो मोमोटा जो जापान के खिलाड़ी हैं इनको हराकर क्या जीत लिया? पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल रत्चानोक इतानोन। महिला एकल अगर यहां पे हम देखें, महिला एकल, ये भी ध्यान रखिए, महिला एकल का विजेता, महिला एकल की जो विजेता हैं इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है रत्चानोक है ना, रत्चानोक इतानोन है ना। और ये कहां की है? ये है थाईलैंड की हैं, यह थाईलैंड की हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग, थाईलैंड की हैं रत्चानोक इतानोन। ये जो महिला एकल के खिताब जीती हैं, किसको हराया इन्होंने? तो इन्होंने हराया चेन यू फेई, हराया। यहां पे लिखेंगे महिला एकल का उप विजेता, अगर हम कहें उप विजेता, तो महिला एकल की उप विजेता के बारे में अगर लिखा जाए तो इनका हो जाएगा, चीन की खिलाड़ी हैं, नाम इनका है चेन यू फेई, चेन यू फेई, और ये है चीन की। तो याद रखेंगे पुरुष एकल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है केंटो मोमोटा का हराकर। महिला एकल का जो खिताब जीता है रत्चानोक इतानोन, थाईलैंड के हैं, इन्होंने हराया चीन की चेन यू फेई को। और ये हुआ है कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी है। 2022 की मलेशिया ओपन टूर्नामेंट ये जो हुआ है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में कहा कि संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्न है। तो यह ब्रिटेन की संसद ने क्या किया है? तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार, बेहद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप ये इसको याद रखेंगे। तनुजा नेसारी, यूके की संसद अर्थात ब्रिटेन की संसद, यूके कहिए चाहे ब्रिटेन कहिए, है ना। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी, तनुजा नेसारी जो है ये है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद संस्थान की ये अध्यक्ष हैं, की प्रमुख तनुजा नेसारी को ब्रिटेन कहिए या यहां पे इसको यूके कह लीजिए, है ना। यूके की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। बेहद महत्वपूर्ण है। यूके की राजधानी लंदन है, आप याद रखेंगे, यूके की राजधानी लंदन है और इसके पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है। और ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है थेम्स नदी, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और इसके अभी प्रधानमंत्री जो थे बोरिस जॉनसन, इन्होंने त्यागपत्र दिया है। नए प्रधानमंत्री जब होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला ट्रैक एथलीट ने 3000 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है पारुल चौधरी ने। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पारुल चौधरी, महिला ट्रैक एथलीट 3000 मीटर रेस में नया रिकॉर्ड बनाया है। बेहतर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। पारुल चौधरी ने महिला ट्रैक एथलीट में 3000 मीटर रेस जीतने वाली खिलाड़ी हैं। इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ साथ एक उपलब्धि अपने नाम कर ली। 3000 मीटर रेस 9 मिनट से भी कम समय में 8 मिनट 57.19 सेकेंड, 8 मिनट
57.19 सेकेंड में। कितने 8 मिनट 57.19 सेकेंड में इन्होंने क्या कर लिया, 3000 मीटर स्पर्धा को क्या कर लिया इन्होंने, जीत लिया है। एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। पारुल चौधरी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा। भारतीय धाविका पारुल चौधरी ने लॉस एंजल्स में साउंड रनिंग मीट के दौरान, कहां किया इन्होंने, लॉस एंजल्स, कहां है, अमेरिका, लॉस एंजल्स अमेरिका में, अमेरिका में एक वहां पे दौड़ हुई थी जिसका नाम है साउंड रनिंग मीट के दौरान। अमेरिका में साउंड रनिंग मीट के दौरान, साउंड रनिंग मीट के दौरान, साउंड रनिंग मीट के दौरान, है ना, ये याद रखना है। लॉस एंजल्स अमेरिका में साउंड रनिंग मीट के दौरान, है ना, यह हुआ है। तो पारुल चौधरी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इसकी सबसे बड़ी नदी अमेरिका की जो है वो मिसिसिपी मिसौरी है, याद रखेंगे, जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, किसे मान्यता प्राप्त है सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में, तो ये हो जाएगा एनटीपीसी। एनटीपीसी, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में इसको क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है इसको, आप लोग पूछा जाएगा। इंडिया टुडे के सहयोग टीम से, एनटीपीसी को इंडिया टुडे के सहयोग से टीम मार्क्समैन द्वारा मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस 2022 ये किसने जारी किया है, इंडिया टुडे के सहयोग से मार्क्समैन द्वारा, जारीकर्ता मार्क्समैन, मार्क्समैन, है ना, इंडिया टुडे के सहयोग से, इंडिया टुडे के सहयोग से या जो है सर्वे किया गया और जारी किया गया, तो जारीकर्ता मार्क्समैन है ना, ये याद रखेंगे। तो सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस 2022 के रूप में चुना गया है एनटीपीसी को। और इसके लिए समारोह कहां आयोजित किया गया था, समारोह आयोजित किया गया था, समारोह आयोजन, तो इसके लिए समारोह का आयोजन हुआ मुंबई में। ये एक प्रश्न बन जाएगा, मुंबई में एक समारोह आयोजित हुआ था और उसी में यह घोषित किया गया। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीपीसी, तो एनटीपीसी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। एनटीपीसी राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। एनटीपीसी की स्थापना, एनटीपीसी की जो है स्थापना हम देख लेते हैं। स्थापना हुआ था 7 नवंबर 1975 को हुआ था, एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। हेड ऑफिस की अगर बात करें नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है एनटीपीसी का। 1975 में यह बना था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्रीनको ने सतत विकास स्कूल, सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद आईआईटी के साथ समझौता किया है। हैदराबाद आईआईटी के साथ समझौता किया है। किसने किया है,
ग्रीनको ने किस लिए? सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ग्रीनको एक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है और ऐसा संस्थान स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। यह नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। ग्रीनको किस प्रकार की कंपनी है? नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। यह नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है। ऊर्जा कंपनी क्या नाम है इसका? ग्रीनको। नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको ने आईआईटी हैदराबाद के साथ हाथ मिलाया सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए। सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए, तो याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं, है ना? तो कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक जो बने हैं वो बने डॉक्टर मोहन बानी, है ना? किसके? कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन बानी को बनाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग याद रखिएगा। अब जानते हैं कोशिका विज्ञान केंद्र क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कोशिका विज्ञान केंद्र, तो कोशिका विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1986 में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, यह बात आप लोगों को याद रखना है। 1986 में कोशिका विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है पुणे महाराष्ट्र में। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है और इसके प्रमुख तो जानी गए डॉक्टर मोहन बानी इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, कार्य करता है। एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है कोशिका विज्ञान मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन शीर्ष पर है? स्वर्ण पुनर्चक्रण में, वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण किसने दिया है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है। इसमें वैश्विक लेवल पर सोने का पुनर्चक्रण, रिसाइक्लेशन सबसे ज्यादा किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा डी, चीन के द्वारा। चीन इज द राइट आंसर। चीन के द्वारा जो है ना शीर्ष पर है और वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में शीर्ष पर है चीन। अब देखिए गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट, भारत जो दुनिया में चौथे सबसे बड़ा रिसाइकल है। अगर आप बात करें पहले 3 नंबरों की बात करते हैं, पहले 3 नंबर, चीन तो पहले नंबर पर है और चीन जो है कुल 168 टन पीली धातु को क्या किया है? रिसाइकिल किया है। 168 टन गोल्ड रिसाइकल किया है ना। तो चीन 168 टन गोल्ड रिसाइकल किया। दूसरे नंबर पर आता है चीन के बाद इटली। चीन पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा इटली। इटली ने कितने टन सोने का रिसाइकल किया है? तो 80 टन के साथ दूसरे स्थान पर है। 80 टन है ना, इसने रिसाइकल किया। तीसरे नंबर पाएगा अमेरिका। तीसरे नंबर पर अमेरिका ने 78 टन सोने को रिसाइकल किया है। अमेरिका तीसरे नंबर पर आएगा और भारत जो होगा वो 75 टन के साथ चौथा है। चौथे नंबर पर आ जाएगा भारत। 75 टन गोल्ड रिसाइकल करके भारत जो है इस रैंकिंग में चौथे नंबर पर, आप याद रखिएगा। पहले पर चीन, दूसरे पे इटली, तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर है भारत। 75 टन गोल्ड रिसाइकल करके भारत जो है इसमें चौथा स्थान हासिल किया है। अब जानते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना 1987 में हुई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसकी स्थापना जो हुई थी 1987 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है लंदन में, हेड ऑफिस लंदन में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना 1987, हेड ऑफिस लंदन में है, ये आपको याद रखना है। और इसके सीईओ है डेविड टैट और अध्यक्ष है केल्विन दुशनिस्की, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न था। हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च प्रभावकारी सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता किया है ना। तो एक देश है जिसमें, इसका नाम है आर्मेनिया, है ना, आर्मेनिया के साथ किया है। भारत और किस देश के साथ उच्च प्रभावशाली किस लिए सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर एक समझौता किया है ना। तो वो किया है आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया इज द राइट आंसर। आर्मेनिया इसका बिल्कुल सही जवाब है, आर्मेनिया। आर्मेनिया के बारे में जान लीजिए। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। आर्मेनिया की अगर हम राजधानी की बात करें, राजधानी येरेवान, आर्मेनिया की राजधानी जो है येरेवान है ना। पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी एशिया और यूरोप के जो क्षेत्रों में स्थित है ना आर्मेनिया। राजधानी जो है येरेवान है। राष्ट्रपति आर्मेन सार्गस्यान है। प्रधानमंत्री नुकुल फानिस्यान है। और इसकी जो मुद्रा है वो द्राम मुद्रा जो है वो है द्राम, है ना। और इसका शार्ट नेम कहा जाता है एएमडी, आर्मेनियम द्राम कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। भारत का आर्मेनिया के साथ जो है सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता। हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर है। तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की गई है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 रिपोर्ट जो है, इनमें एक नंबर पर है कर्नाटक और गुजरात, दोनों पहले स्थान पर हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ए और बी दोनों इसके लिए सही जवाब है। ए और बी दोनों ही इसका सही जवाब होगा राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। अब देखेंगे डीपीआईआईटी द्वारा जारी की जाती है। यह स्टार्टअप रैंकिंग किसके द्वारा जारी करता। डीपीआईआईटी द्वारा ये जारी करता है। डीपीआईआईटी द्वारा जारी की जाती है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और सुविधा का आकलन करती है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जो है ये परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसमें देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी की जाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। डीपीआईआईटी किसके अंतर्गत काम करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और इसके तहत जो है 26 कार्य बिंदुओं को सम्मिलित किया जाए। संस्थागत समर्थन, नवाचार उद्यमिता, बाजार तक पहुंच, उस्मायन समर्थन, अनुदान सहायता, मेंटरशिप सहायता, सक्षम कार्यकर्ताओं का सक्षम निर्माण। इसमें कुल 24 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 24 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। प्रदेशों को शामिल किया गया है ना। 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल करके उनको रैंकिंग दी गई है। और इसमें 5 श्रेणियां, बेस्ट परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस, लीडर्स, इंस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप्स, है ना। पिछले बार 2020 में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था।
गुजरात कर्नाटक की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में रखा गया है ना। जबकि केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना राज्यों को मध्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में रखा गया है। असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य नेतृत्वकर्ता में विजेता घोषित किया गया है। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान, आप ऐसे भी लिख सकते हैं तिहान, हिंदी में तिहान का उद्घाटन किसने किया है? तो तिहान का उद्घाटन किया है राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। किसने किया है? जितेंद्र सिंह, है ना। और जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तिहान एक नेविगेशन सिस्टम, उसका क्या किया? इन्होंने उद्घाटन किया है। यह बात याद रखेंगे, परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है तिहान क्या है। तिहान एक भारत का स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ रुपए के बजट में विकसित किया गया है। 130 करोड़ रुपए की बजट से विकसित किया गया है और इसको आईआईटी हैदराबाद के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहां किया गया है? हैदराबाद के, हैदराबाद आईआईटी, इसको हम कह सकते हैं आईआईटी हैदराबाद, है ना। आईआईटी हैदराबाद के परिसर में स्थापित किया गया है, वहीं इसका उद्घाटन हुआ। हैदराबाद के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो चार बातें, जितेंद्र सिंह जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहां किया? आईआईटी हैदराबाद के परिसर में इसका स्थापन किया गया है। तिहान क्या है? एक भारत का एक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, एक सिस्टम है ना, नेविगेशन, जिसके द्वारा भारत के तमाम जो चीजों पर नजर रखी जाएगी और यह भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाने में सक्षम बनाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत मोबिलिटी सेक्टर का, इसीलिए इनमें से तिहान जो है इसको लाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो एक जो उड़ीसा की जो महिला है उन्हीं के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। ये बात याद रखेंगे, ये इस तरीके के प्रश्न कई बार जो है पूछ लेते हैं। उड़ीसा में एक जंगल के नाम पर, एक जंगल का एक हिस्सा जो है उड़ीसा की एक महिला के नाम पर रखा गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। याद रखेंगे आप लोग, उड़ीसा में ही महानदी पर रिहंद बांध है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। सॉरी, रिहंद बांध नहीं, महानदी पर जो बांध है महानदी पर बना सबसे लंबा बांध है और इसका नाम है हीराकुंड बांध। महानदी पर, रिहंद नहीं है, महानदी पर हीराकुंड, हीराकुंड बांध जो है बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है यह बना हुआ है महानदी पर उड़ीसा में, और उड़ीसा में ही जगन्नाथ मंदिर है और कोणार्क में सूर्य मंदिर है। याद रखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया या किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुरजन दास। सुरजन दास ने, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण किताब है गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक, सुरजन दास के द्वारा यह किया गया है, लिखा गया है यह किताब।
बेहद महत्वपूर्ण किताब है। परीक्षा के लिहाज से ऐसे किताब खूब पूछे जाते रहते हैं। यादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सुरजन दास। क्या है? यादवपुर विश्वविद्यालय, यादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, यादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरजन दास ने, ये इनकी किताब है। सुरजन दास जो है यादवपुर विश्वविद्यालय कुलपति है। और वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में प्रोफेसर दास ने शोध को प्रायोजित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और नेताजी इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज को जो है ना यह समर्पित किया, उनको धन्यवाद भी दिया। और यह गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के संबंध में यह किताब जो है इन्होंने लिखा है। तो याद रखेगा सुरजन दास इसके लेखक है। हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए जो है हरियाणा की सरकार के साथ, ये भी इसका उत्तर होता, हरियाणा के सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब मोबाइल फोन वितरण जो होगा वो ईयूपीआई से होगा। किससे होगा? ईयूपीआई इस्तेमाल करके मोबाइल फोन वितरण किया जाएगा, ईयूपीआई। जिसके आधार बनाकर है ना इंडियन बैंक ने हरियाणा की सरकार के साथ समझौता किया है ना, मोबाइल फोन वितरण के लिए। हरियाणा सरकार के साथ ईयूपीआई के माध्यम से मेगा मोबाइल फोन वितरण अभियान शुरू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाए। राज्य सरकार द्वारा लंबरदारों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। लंबरदारों के द्वारा इसको इसमें शामिल किया जाएगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए इंडियन बैंक इसमें सहायता करेगी। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संबंध में है? तो लिस्बन डिक्लेरेशन जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महासागरों से। लिस्बन डिक्लेरेशन महासागरों से जुड़ी हुई है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन यह महासागरों से जुड़ी हुई है। महासागरों से लिस्बन डिक्लेरेशन जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 198 सदस्य सहमति से इस पर घोषणा कर दी है। सहमति से इसकी घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने इसकी घोषणा कर दी है। इसकी घोषणा कर दी है ना। तो यह महासागरों से संबंधित है। महासागरों से संबंधित बातों के लिए यह किया गया है। इसका उद्देश्य तत्काल आधार पर विज्ञान आधारित नवीकरणीय कार्यों का पालन करना है। समुद्र के स्वास्थ्य, सतत उपयोग, लचीलेपन, तत्काल सुधार के लिए एक मजबूत संकेत बनाना है। यह माना जाता है कि विकासशील देश, विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील देशों और सबसे कम विकसित देशों को क्षमता निर्माण में भी सहायता मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से यह सतत महासागर आधारित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा, है ना। एक स्वस्थ, उत्पादक, टिकाऊ और लचीला महासागर के माध्यम से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने हमारे ग्रह, हमारे जीवन और हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से लिस्बन डिक्लेरेशन मतलब होता है, लिस्बन घोषणा महासागरों से संबंधित है, महासागरों से संबंधित है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।